तो नेक्स्ट बेटा फिजिक्स का वे ऑप्टिक्स, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। तो क्वेश्चन है, ए लाइट वेव इज प्रोपेगेट विद द प्लेन वेव फ्रंट ऑफ द टाइप ये द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन वेव प्रोपेगेशन विद एक्स एक्सिस। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वेव प्रोपेगेट इन x डायरेक्शन इज। तो अरे क्या लिखेंगे अपन, बोलो। एंगल कितना बनाएगा, तो बोलो एंगल क्या होता है। अपन को मालूम है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ऐसा लिखते थे अपन, ठीक है। प्रोपेगेट विद द प्लेन वेव फ्रंट, ये आ रहा है, और एंगल मेड बाय द डायरेक्शन वेव प्रोपेगेट एक्स डायरेक्शन। तो लिख दो यहाँ आई के प्लस जे केप, एक्स प्लस वाई है ना, प्लस जेड केप केप, ठीक है। और ये क्या हो गया, डॉट एक्स आई केप डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, इसका आया 1 + 1 + 1 √3 आया, और इसका कितना आएगा 1। तो ऐसा ऐसा आएगा। तो देखो आई डॉट आई 1 आएगा, बाकी सब तो 1/√3 यह है कॉस्ट। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स 1/√3। हेलो, तो आंसर समझे आप, इससे निकालेंगे अपन। तो 1/√3 आंसर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व आर 8 फ्रिंज इन सर्टेन सेगमेंट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। आप कह रहे हैं लाइट इतना यूज करें तो नंबर ऑफ फ्रिंज ऑब्जर्व कितना होगा, तो सिंपल बात n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। सेम रीजन बोल रहे हैं, सेम रीजन का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका डेल एक्स वो क्या है, वो सेम है ऐसा, इसलिए अपन ये कर दिया। तो पहले 8 फ्रिंज ऑब्जर्व हो रही है, और ये 600 और n2 अपन को पूछा है और 400। तो ये लो 2, तो कितना फ्रिंज आया, 12 फ्रिंज। तो 12 आंसर दे दो। कैसे पता लगा अपन को, ये फॉर्मूला लगाना है, बोला इसने, देखो सेम रीजन मतलब पार्ट डिफरेंस दोनों का क्या आ रहा है, सेम। द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ ए लाइट ऑफ वेव लेंथ 400 नैनोमीटर, ओके, डिफ्रैक्टिंग फ्रॉम ए स्लिट ऑफ विड्थ इतना इतना, फोकस ऑन द फोकल प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना इतना, द विड्थ ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोल रहे हैं अपन को, ऐसा ऐसा कुछ कह रहा है। देखो ये विड्थ अपना डी हो गया, ये स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ अपन लेंस लगा रहे हैं ताकि फोकस करे, तो हमारा ये डी और एफ क्या हो गया, बराबर ही हो गए, ओके। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, जैसे ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, और फर्स्ट सेम ऐसा इधर होगा, ऐसा, ठीक है। डिफ्रैक्शन है ना, डिफ्रैक्शन है तो लगातार कम होता जाएगा ना। तो हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, हाँ ओके ओके। तो ये तो एक्चुअल में
बीटा ही पूछ रहा है अपन को, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये इसके बीच का डिस्टेंस, फ्रिंज विड्थ ही पूछ रहा है। ओके, फ्रिंज विड्थ ही पूछ रहा है ये तो, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब अपन को फ्रिंज विड्थ ही पूछ रहा है, तो लगा दो फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है तो। ओके, आप देखने जाओगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेंटर मैक्सिमा। ओके, क्या बोला, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट सेकेंड, तो इनके बीच का डिस्टेंस। ओके, ये डिस्टेंस पूछा है, देखो ये विड्थ कितनी है ऐसे, तो मतलब एक्चुअल में बीटा ही पूछा है अपन को, यही गड़बड़ी किया अपन ने। तो 400 और डी कितना बोला, 1 मीटर, स्मॉल डी 0.2 मिलीमीटर, 10⁻³ 400 नैनोमीटर बोला, -6 हो गया, और ये आ गया 2000। ओके, 2000 इंटू 10⁻⁶, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, तो आंसर हो गया 2 मिलीमीटर। आंसर क्या आया, 2 मिलीमीटर। ओके, समझे आप, इसने क्या बोला, दो फर्स्ट जो मैक्सिमा है उसके विड्थ का डिस्टेंस, तो ये विड्थ पूछा है, मतलब अपन को फ्रिंज विड्थ ही पूछा है एक तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रेवलिंग एयर इंसिडेंट ऑन द मीडियम और प्लेन, इतना ब्रिस्टर एंगल, देन आपको मालूम है जो पोलराइजिंग में क्या बोलते हैं अपन, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है। तो ऐसा देख लो अपन, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज, गलत, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज, एंड द एंगल ऑफ ओके रिफ्लेक्शन इज, ये देख लेते हैं अपन, ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटेड। ओके, तो कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती, ये भी नहीं होता, बहुत रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिट आर परफेक्टली पोलराइज, ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा अपने पास। एंगल देखना चाहो तो देख सकते हो आप, देखो रे यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ऐसा, तो अपन फॉर्मूला जानते, 10 IP। ओके, क्या होता है, इज इक्वल टू म्यू, तो 10 IP क्या हो जाएगा आपके पास, √3, तो IP का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों, जितने एंगल पे आएगा, ये 60 पे आ रहा है, तो जाएगा भी कितने पे, 60 पे ही जाएगा। एंगल आई अपन जानते हैं ना, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक एन ग्लास सरफेस, द ब्रूस्टर एंगल, रिफ्लेक्ट लाइट पार्शली, गलत, रिफ्लेक्टेड लाइट इज विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड, रिफ्लेक्टेड will be completely polarized but the refracted light will be partially polarized। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट, Ian Douglas experiment, two slits are illuminated with a light of a wavelength 800 nanometer. The line joining A1P or AE is shown. If the first minimum detected 8P, the value of the slit A will be, okay, the distance of the slit इतना बोला है, okay, ये पूछा है अपन को। तो देखो आप देखो ये पूछ रहे हैं, तो आप अपन बात करें तो ये वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ए, सही है कि नहीं। तो अब आपने देख लो अपन को क्या क्या बोला, द वैल्यू ऑफ ए पूछा है अपन को, मतलब ये वाला वैल्यू पूछा है अपन को। द लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, द लाइन जो A1 परपेंडिकुलर टू द, इफ द फर्स्ट मिनिमम इज डिटेक्टेड एट P पॉइंट, ओके, P पॉइंट पे अपन को फर्स्ट मिनिमम यंग डबल स्क्वायर बताओ रहे, मिनिमम क्या होता है, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो हमारा y डिस्टेंस है वो a ही हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2n, फर्स्ट मिनिमम बोला है, हाँ फर्स्ट मिनिमम, तो 1 हो गया, -1 लैम्डा और ये स्मॉल डी। तो देखो अपन करेंगे तो लैम्डा डी और ये स्मॉल डी भी तो क्या है अपना स्मॉल है,
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए बराबर क्या हो गया लैम्डा डी का रूट, तो लैम्डा कितना बोला 800 नैनोमीटर, तो 80 कर लो, 800 की जगह 80 कर लो 10⁻⁸ और डी कितना बोला 5, ठीक है। तो 16 पंजे 8 पंजे 40, 420 आ गया बार, हाँ 20 आ गया और ये आ गया 10⁻⁴, तो आंसर कितना आ गया 2 मिलीमीटर आंसर है, कितना 2 मिलीमीटर, सही है। देखो ये 800 था तो ये कर दिया मैंने, 400 आया, 400 का रूट कितना आया 20 और 10⁻⁸ का कितना है 4, तो 2 मिलीमीटर ऑप्शन आ रहा है। ओके आएगा ना, सेंटीमीटर में दे रखा है तो 10⁻⁻2 और होगा, तो यहाँ 5 आएगा, 5 कितना आएगा 5, ठीक है, समझे आप। ये आएगा 10⁻⁵, तो ये वैल्यू कितनी आई 0.2 मिलीमीटर। ओके क्वेश्चन समझ में आएगा। फर्स्ट मिनिमम का फॉर्मूला लगाया, ये हम स्लिट विड्थ, अब हमारा ये वाई एन भी तो यही हो गया ए, तो इस डायग्राम से हमारे को ये सब पता लगा। फिर क्या कह रहे हैं, द लाइट वेव फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स है, इंटेंसिटी ये आ रहा है, इन इंटरफेरेंस द लाइट द मिनिमम इज 0, तो मैक्सिमम कितना होगा, रटा हुआ है अपना 4i, फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम का, वैसे तो अपना रटा हुआ होता है, फिर भी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है √I1 + √I2 का स्क्वायर लगा दो, √I1 और I0, ठीक है, का स्क्वायर, तो कितना आ गया 2√I1 का स्क्वायर कितना आ गया 4I0, ठीक है, तो 4I0 आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट फ्रॉम 2 आइडेंटिकल सोर्स आर, ये द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द लाइट रीचिंग एट ए पॉइंट ऑन द, ये इतना द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज दिस पॉइंट रेस्पेक्ट टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज। बताओ क्या फॉर्मूला होता है, जनरल इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम और cos स्क्वायर 5/2। अपन को पता है एंगल और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है ΔX/λ। पार्ट डिफरेंस कितना दिया 7/4 लैम्डा ΔΦ/2π, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो गए, तो कितना आया अपने पास बोलो 7/s, सही है, सही लिखा ना, हाँ ये एग्जैक्ट वैल्यू तो कैसे आ सकता है 7/2, हाँ 7/2 आ गया, सही है। अब वैल्यू पुट कर दो, अपन को यही पूछा है इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज एट दिस पॉइंट रेस्पेक्ट टू द मैक्सिमम, तो मतलब I/IM पूछा है, ये हो गया cos स्क्वायर 5/2 लिख दो। ओके इसका मतलब क्या है बोलो 7/2 पाई का मतलब क्या होता है, अरे 4π और 3π के बीच का है ना, तो 3.5 पाई हो गया, 3.5 पाई, तो 3.5 पाई को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2π 3π प्लस कितना रहे π/2, ठीक है, तो I/I मैक्सिमम और बाई 2 और करना है, तो देखो इसको सीधा ही मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 π/2 और 2 और है, ठीक है, का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 7π/4 आ गया, ठीक है, I/I मैक्सिमम कोस, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos स्क्वायर को
क्या लिखेगा 3π/2, 2π भी नहीं है तो ऐसा लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितना है अपने पास आई मैक्सिमम, बोलो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, तो आंसर कौन सा आया 1/2। ठीक है, तो पहले अपन को जो पार्ट डिफरेंस दे रखा था उसे फेज एंगल निकालना था, फेज एंगल में फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना था I मैक्सिमम cos स्क्वायर π/2, तो आंसर क्या आएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ए सिंगल स्लिट विड्थ ऑफ द इल्यूमिनेटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ इतना है, फर्स्ट मिनिमम अपीयर थीटा 30 डिग्री ऑन द स्क्रीन विल बी द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फर्स्ट मिनिमम अपीयर। ओके, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच थीटा इतना आ रहा है। ओके, ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, अच्छा वेवलेंथ इतना बोल रखा है तो दिक्कत वाली बात ही नहीं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है λ/d, तो यहाँ क्या हो जाएगा λ/e। ओके, फर्स्ट मिनिमम बोला है ना, चलो फर्स्ट मिनिमम तो ए बराबर लैम्डा कितना बोला इस 600 नैनोमीटर, और आपका थीटा हो गया कितना π/6 ना। एक मिनट, वापिस क्वेश्चन पढ़ो। ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फर्स्ट मिनिमम अपीयर। ओके 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 ओके, तो देखो मिनिमम अपीयर कहाँ होता है इसमें, मैक्सिमा नहीं मिनिमा। मैक्सिमा होता, मिनिमा किससे होता है एन लैम्डा बराबर डी साइन थीटा। ठीक है, ये ए बोला है साइन 30 और फर्स्ट, और लैम्डा कितना बोला अपन को 600 नैनोमीटर। ठीक है, तो अपने पास ए का वैल्यू पूछा है 6 × 10⁻⁷ और साइन 30 का वैल्यू कहता है 1/2, तो 1/2 आके ऐसा आ जाएगा, तो 12 × 10⁻⁷, तो आंसर कितना आएगा 1.2 माइक्रोमीटर। है ऑप्शन ऐसा है, समझे। मिनिमा डिफ्रैक्शन में मिनिमा क्या होता है डी साइन थीटा एन लैम्डा, ये होता है मिनिमा। चलो नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट ऑफ द पोलराइड शीट है प्लेस्ड बिटवीन द टू क्रॉस पोलराइड, इतना है फ्रॉम द पोलराइजेशन एंगल। ये ओके ओके, क्रॉस पोलराइड का मतलब है, मतलब कभी भी क्रॉस पोलराइड बोले मतलब 90 डिग्री बोल रहे हैं इनके बीच में एंगल। तो अपन जानते हैं, देखो I = क्या बोलते हैं अपन I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कह रहे थे इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड एट एन एंगल कितना 22.5, अपन थीटा मान रहे हैं एक बार। तो देखो मैं ऐसा कहूँ, इसको थोड़ा ऐसा समझाऊँ आपको कि ये P1 पोलराइड और समझना ये P2 पोलराइड। ठीक है, क्रॉस पोलराइड में 90 डिग्री ना, तो माना कि ये इससे आया, आपको मालूम है इससे आएगा तो कितना आएगा I0 बाई, मतलब जो भी इंटेंसिटी होगी I0, अगर बाहर आ गया 2I0 तो आधा हो जाता है I0। ठीक है, अब इससे अपन इसको गुजारेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, हाँ तो देखो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, तो मैं ऐसा कह दूं, ये देखो लाइट,
पहला पोलराइड, मान लो ये थीटा एंगल ड्रॉ करता है इस लाइट से, P1 और P2 के बीच में, जो पोलराइड के बीच में 90 डिग्री एंगल, तो हमारी लाइट और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो पहले एंगल कितना है थीटा, तो थीटा से निकालो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। क्रॉस पोलराइड मतलब 90 डिग्री है दोनों के बीच। चलो पहले तो ये निकालो आप थीटा डिग्री वाला, तो थीटा वाला मैंने निकाला तो क्या लिखूंगा आई नॉट, ठीक है। तो क्या लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला है। अब यही लाइट आपका P2 में गुजरेगा, यही लाइट किस में गुजरेगा P2 में गुजरेगा, ठीक है। ये लाइट P2 में जाएगा, तो P2 के लिए मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, I बराबर आई डैश आई और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आई की जगह क्या लिखूंगा आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा आई डैश। यहाँ से देख रहे हैं हम, देखो आई डैश मैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। ओके, तो क्या आएगा बोलो, साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा, हाँ तो इसको क्या लिख दूंगा मैं आई नॉट बाई 2 और साइन 2 थीटा। तो आई डैश मेरे पास क्या आ गया आई नॉट बाई 2 और साइन इसका स्क्वायर स्क्वायर है ना, हाँ एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ की है, चेक कर लो क्या गड़बड़ की है। आई नॉट ये हमारा ये, और ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो मैं ऐसा कह देता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, हाँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 2 थीटा होता है, समझ में है। तो आई डैश कितना आ जाएगा आपके पास, मैं ऐसा करता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा आई नाइट बाई 4 और साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो आई नाइट बाई 4 ये हो गया साइन 45 का स्क्वायर, तो आई नॉट बाई 4 और ये आ गया 1/2, तो आंसर कितना आ गया आई नॉट बाई 8। ओके, तो ऐसा अपन बोल देंगे, समझे मेरी बात। ये क्या किया, अगर इसने द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन द पोलराइड प्लेस बिटवीन द 2 क्रॉस पोलराइड, इतना पोलराइज एक्सिस वन ऑफ द पोलराइज इज आई नॉट इन द पोलराइज लाइट, आई नॉट क्या है पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड। ओके ठीक है, तो इसको अपन ऐसा लिख देंगे, तो आई नॉट बाई 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 एंड ये एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन द सिंगल स्लिट विड्थ इतना, इफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इतना, द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, क्या होता है सेंट्रल मैक्सिमा का 2 लैम्डा। ओके अपॉन डी, तो 2 हो गया, लैम्डा अपने पास हो गया 6 × 10⁻⁷, कैपिटल डी मतलब फोकल लेंथ कितना बोला इसने, फोकल लेंथ ये हो गया आपका 0.01 × 10⁻³ फोकल, हाँ 20 सेंटीमीटर।
चलो देख लो आप, ये कितना हुआ -2, ठीक है, -2 और -2 -4 कट रहा है वो काट दो, फिर 12 और ये 240, तो 240 इंटू 10⁻⁻⁴, तो आंसर कितना आ गया 24 मिलीमीटर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेरेंस इंटेंसिटी है, तो ये निकालना है अपन को। तो सोचो आप, आई मैक्सिमम क्या सॉल्व करना है, प्लस आई मिनिमम, आई और आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, ये सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम क्या होता है, अपन को रेशियो दिया है, सीधा देखो इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, दो काम कर सकते हो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a² होता है, तो a1/a2 का रेशियो क्या हो जाएगा, I1/I2 का रूट, तो आपके पास कितना है 1:2 आ जाएगा। अब अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, a1 + a2 का होल स्क्वायर माइनस a1 - a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी प्लस बोले, तो a1 + a2 हो गया, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, a1 + a2 का होल स्क्वायर और a1 - a2 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना है 1 + 2, तो ये आ गया 9, और ये कितना आ गया 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, सॉरी प्लस है ना 10 आ गया, और यह 9 - 1 आ जाएगा, तो 10/8 मतलब 5/4, समझ में आएगी, 5/4 आंसर आया। तो बताओ 2 अल्फ़ा, इसमें 5 कब आएगा, जब मैं अल्फ़ा का वैल्यू कितना लिखूं, 2 लिख दूंगा तो 5 आ जाएगा, और बीटा ये 4 कब आएगा, जब 1 लिखूंगा तो यहाँ से पता लग गया अपन को, क्या पता लग गया यहाँ से, ओके बोलो यही वैल्यू क्या बोल रहा है ये, बोलो क्या बोल रहा है, 2 अल्फ़ा + 1 और बीटा +3, तो पता लग रहा है अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा 2 और बीटा का वैल्यू कितना होगा 1, तो अपन को क्या पूछा α/बीटा, तो 2/1। 2 प्लेन पोलराइज लाइट, ये ऐसा है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का। तो क्या होता है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, √, a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर + 2a1 a2 और cos थीटा। तो यहाँ बोल रहा है E0 का स्क्वायर + E0 का स्क्वायर + 2E0 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 1/2, तो आंसर कितना आ गया √3 E0, मतलब 1.7 E0 आंसर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ, इफ द सेकंड और फोर्थ मिनिमाइज डिफ्रेक्शन पैटर्न एट ए डिस्टेंस 1 मिलीमीटर फ्रॉम द स्लिट आर एट 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमम आइदर साइड ऑफ। तो एक तरीके से फ्रिंज विड्थ ही पूछ लिया इसने, देखो क्या कह रहे हैं, सिंगल स्लिट विड्थ है, इल्यूमिनेटेड कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक, ओके ये लो, ये आपकी स्क्रीन है, ओके। इफ द सेकंड एंड फोर्थ मिनिमा इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट आर एट 3 सेंटीमीटर सेकंड, ओके। तो देखो ये सेंट्रल बन रहा है, ये सेंट्रल बना, ये लो और ये लो, तो क्या पूछ रहे हैं, ये सेकंड और फोर्थ, ऐसा ही बोल रहा है ना, इफ द सेकंड एंड फोर्थ मिनिमा इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न एट ए डिस्टेंस
1 मीटर फ्रॉम द स्लिट 30 सेंटीमीटर और देखो सेकंड और फोर्थ, बात समझना आप, सेकंड और फोर्थ। थोड़ा डायग्राम अपन को ऐसा बनाना पड़ेगा। देखो पहला मिनिमा, दूसरा मिनिमा, तीसरा मिनिमा और चौथा मिनिमा, तो सेकंड और फोर्थ के बीच में डिस्टेंस पूछी है अपन, ऐसा ही बोला ना? हाँ, सेकंड और फोर्थ के बीच में डिस्टेंस। ओके, यही कह रहे। तो ये कहाँ से डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमम और अदर साइड, फर्स्ट मिनिमम देखो आइदर साइड, सुनना मेरी बात, ये जो डिस्टेंस होगी ये अपना सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है मान लो ये, तो फर्स्ट मिनिमम मतलब ये फर्स्ट मिनिमम, ये फर्स्ट मिनिमम, ये डिस्टेंस पूछा है अपन को। तो मैं ऐसा कह दूं कि ये वाला गैप ही आंसर आ जाएगा अपना। कैसे कि देखो ये सेकंड और फोर्थ मिनिमा डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो ये और ये गैप अपना इतना है, समझ में आएगी? मतलब मैं ऐसा कह दूं, एक ये सेंट्रल है ना, एक बन रहा है 6 सेंटीमीटर पे और दूसरा बन रहा है 3 सेंटीमीटर पे, तो यही तो हो गया। देखो अपना आंसर एग्जैक्ट में वही आ जाएगा। देखो आपको वापस समझाते हैं, देखो स्क्रीन लगाओ, ये लो, अपन को कहाँ पूछा है? ये पूछा है, ये डिस्टेंस कितना होगा, समझ में आएगी? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमम ऑन आइदर साइड, मतलब ये फ्रिंज विड्थ पूछी है, और फ्रिंज विड्थ अपन जानते हैं क्या होता है, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सेंट्रल का तो ये होता है भाई, सेंट्रल का तो ये होता है ना। और आप बताओ, अगर फोर्थ बोलूँगा तो क्या बोलूँगा मैं? 4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी मिनिमा, ओके। और सेकंड बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इन दोनों का गैप भी कितना है? 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और यही तो पूछा है अपन को, तो इन दोनों का गैप कर दो सीधा का सीधा, तो 6 - 3 मतलब आंसर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आंसर। आराम से क्वेश्चन है, देखो चौथा और दूसरा ही है, चौथा ही आएगा दूसरा आएगा, दोनों का गैप ही अपना क्या बन जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इफ स्क्रीन मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो एंगुलर सेपरेशन क्या होता है? ये तो डी पे, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता, तो सही बात है, ये ट्रू है। फिर क्या कह रहे हैं? इफ द मोनोक्रोमेटिक सो रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सो एज ए लार्जर वेवलेंथ, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीज। देखो ये ज़्यादा होता है तो ये इंक्रीज होना चाहिए था ना, तो ये डिक्रीज बोल रहा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज द रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया अपना वेव। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा आता है? चलो क्या बोल रहा है? ऐसा पॉइंट जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता है। बताओ, आपको सीधा फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला, क्या फॉर्मूला होता है? ओके, आर √Q1 प्लस √Q2 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, तो लगा दो यहाँ। एक चार्ज कितना है? Q, √Q 9Q,
और आर, डी बोल रही, तो रूट क्यू कॉमन आ गया, इधर भी रूट क्यू कॉमन आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है, 1 + 3 मतलब 4 आ गया, 4 और डी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो आंसर क्या आया, D/4 आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन सही, D/4। समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए ये होता है, अपन जानते हैं, ऐसा लिखते हैं अपन, अगर सेम चार्ज हो तो प्लस लिखते हैं और अपोजिट चार्ज हो तो बीच में क्या लिखते हैं, माइनस। चलो, ई डॉट डी और ए सरफेस, देन ऑल आवर चार्ज मस्ट बी नेसेसरी बी इनसाइड द जीरो। देखो फ्लक्स जीरो है तो मतलब इनसाइड का फ्लक्स आउट फ्लक्स के बराबर होगा। ऑल द चार्ज मस्ट बी नेसेसरी बी इनसाइड द, नहीं चार्ज ओके जीरो, ये ज़रूरी थोड़ी है, ऐसा हो सकता है +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो ये गलत है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म, ये ज़रूरी नहीं है, वेरिएबल हो सकती है। हाँ, अंदर का फ्लक्स बाहर के फ्लक्स के बराबर है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, ज़रूरी नहीं है, वेरिएबल हो सकती। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज q ऑन अ फिक्स्ड डिस्टेंस टू a apart from the each other, another point charge q naught with the mass m is placed midpoint between the two fixed charge for a small displacement along the line joining the fixed charge q naught execution, the time period of the, बताओ ये कितना होगा। तो कोई बात नहीं, तो इसको सोल्व कर लो आप। ओके, देखो रे, टू पॉजिटिव चार्ज 2a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, अनदर पॉइंट चार्ज q नोट विथ मास m इज प्लेस ए मिड पॉइंट बिटवीन टू फिक्स चार्ज फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या कह रहे हैं, ये q चार्ज है, ओके, दूसरा ये q नोट चार्ज 2a डिस्टेंस पे, ठीक है, और ये a डिस्टेंस पे। तो मैं ऐसा कह दूं कि नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या होना चाहिए, 0। तो नेट फोर्स लगाओ, क्या हो सकता है, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स देख लो, तो क्या आ जाएगा कि q² प्लस क्या लिखोगे, Q/A, वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। या मैं ऐसा कह दूं नेट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करना चाहिए, ऐसा है ना। हाँ, तो यहाँ से क्या सोल्व करेगा तुम, बोलो। हाँ, क्यू नोट नो दोलन ना आवर्तकाल बताओ आप। तो कैसे है ना, जैसे हमारे को आवर्तकाल चाहिए तो हमारे को 2π और ओमेगा चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए ओमेगा लाना। SHM कर रहा है ऐसे। बीच वाला चार्ज, तो फिर इसको ऐसे सॉल्व करो, ऐसा मतलब इक्विलिब्रियम नहीं बोला नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि माना कि इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका, तो एक डिस्टेंस हो जाएगी a + x और दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा a - x, ऐसा हो जाएगा। हाँ, एक a + x हो गया, दूसरा क्या हो गया a - x। हाँ,
तो मैं क्या लिखूंगा बीच वाले चार्ज के लिए फोर्स, ठीक है। और फोर्स हो जाएगा, कौन सा वाला ज़्यादा रहेगा, ये वाला, तो मैं कहूँगा के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए क्यू क्यू नॉट ए प्लस एक्स का। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, तो ऐसा करेंगे तो लंबा कैलकुलेशन जाएगा। तो देखो ए प्लस और ए माइनस, तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, बोलो आप, क्या ऐसा लिख दे इसको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर के, ओके। तो देखते जाओ, देखो ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस, पहले ऐसा लिख दो आप, ये बना अपने पास ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू क्यू नॉट आ जाओ, अब देखो ए से कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा, 4 कैसे 4, ए स्क्वायर यहाँ लिखूँगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2ax, तो यहाँ क्या जाएगा 4ax आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा 2x और माइनस माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये आया अपने पास। अब वही बात इसकी कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट कर दो, तो मैं ऐसा कह देता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन एक्स, तो यहाँ से फोर्स अपने पास कितना है यार, के क्यू क्यू नॉट और ए क्यूब, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या है एक्स, ये वाला वैल्यू आपका क्या है के, क्या क्या है ओमेगा, अपन कहते हैं ना एफ बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये अपना ये के मतलब के का मतलब ओमेगा स्क्वायर है, ये क्या वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, तो बस वैल्यू रख दो टी इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा स्क्वायर, ये तो ओमेगा क्या आ जाएगा रूट के क्यू क्यू नॉट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए क्यूब, तो टी बराबर सबको ब्रैकेट में ले लो, तो सबको ब्रैकेट में लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्या बचेगा सबको ब्रैकेट में लेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई भी लिख रहे हैं मतलब ऐसे, है ना। तो इसको मैं अंदर लाया तो 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, और ए क्यूब, हाँ, और के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, हाँ, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, हाँ, तो नीचे आएगा, हाँ, तो बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, कैपिटल क्यू क्यू नॉट नीचे आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, तो ऐसा ही बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुआ है, देखो एक बार, हाँ, ये 4 छोड़ गए ना अपन, ऐसा ही ना,
हाँ 4 छोड़ दिया आपने, 4 इधर भी आ रहा है, ठीक है चलो। तो 4 आ रहा है 4, और ये इससे के में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई स्क्वायर, हाँ 4 पाई स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा m आ जाएगा अपने। ये मास कहाँ से आया, मास भी आ रहा है इसमें, बोलो। अच्छा ये तो फोर्स आया है, तो अपन क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ तो देखो 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 देखो, ये ऐसा आया, वापस देखो ये। तो यहाँ क्या लिखूँगा, एम ए इज इक्वल टू 4k³ की नॉट डिवाइडेड बाई ए क्यूब और x। तो आपके पास ए का वैल्यू कितना आया, 4k³ की नॉट अपॉन ए क्यूब और इंटू एक्स। तो यही अपना क्या है, ओमेगा स्क्वायर। क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये बात अपनी यहाँ से अपन देख लेंगे इसे, ठीक है। ये देखो, ये लो, अब ऐसा किया है, देखो एम ए बराबर ये वैल्यू कर दिया, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आया अपने पास, ये आया 4k³ अपॉन, बोलो, ए क्यूब और m। तो आ जाओ, m आएगा m, तो m ऊपर चला जाएगा, ए क्यूब हो गया और के क्यू हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। और पाई पाई क्या हो जाएगा, पाई क्यूब और एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, 4 पाई क्यूब m एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे आंसर, चलो नेक्स्ट। एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना इतना द एक्सपीरियंस द टॉर्क, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ डायपोल मोमेंट। ये टॉर्क क्या होता है, पी साइन थीटा, ठीक है। ये चार्ज मल्टीप्लाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, डायपोल लेंथ बोल रहा है 2 × 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला 2 × 10⁵, एंगल कितना बोला साइन 30 मतलब 1/2, साइन 30 मतलब 1/2, थीटा अपन को 30 डिग्री दिया है तो 1/2, और ये टॉर्क कितना दिया है, टॉर्क नहीं दिया, दिया 4। तो ये देखो 2 से कैंसिल हो गए, 2 से 2 ये कैंसिल हो गए, ठीक है, -2 और -3। तो बताओ Q बराबर क्या बनेगा, क्या आया 2 × 10⁻³ मतलब 2 मिली कूलम। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये अपन को ये बोल रहे हैं फोर्स विल बी क्लोज टू, तो अपन सीधा जानते हैं क्या रहे, अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न, वो x³ के ऐसा होता है इक्वेटर पॉइंट, तो E2/E1 बराबर, तो y/3 दे रखा है क्यूब अपॉन y³, तो कितना आ गया अपने पास, बोलो 1/9। तो E2/E1 क्या आ गया, ओए एफ, तो देख लो आप, इसी को अपन लिख देंगे QE, चार्ज तो वही है, ठीक है, तो वही अपना फोर्स हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं कहूँगा फोर्स का रेशियो भी सेम ही हो जाएगा 2/1, 1/9, तो आपके पास आ जाएगा F2 बराबर F/9, ऐसा ही ना। द Q एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, Q is now move the equilateral line to the pieces that y/2, the force will be, हाँ देखो उल्टा लिख दिया ना, इधर उल्टा लिख दिया, उल्टा
उल्टा लिख दिया। देखो ई मैं बोलूँ 2/E1 तो क्या लिखूँगा y1/y2। तो y1 तो अपना y, ओके, क्यूब क्यूब, और ये है y/3 क्यूब, तो कितना आ गया 9 आ गया। तो E2 9 टाइम्स, ऐसे ही फोर्स भी क्या आ जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा 4th। चलो नेक्स्ट, इन पर लॉन्ग वायर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, अच्छा 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 अच्छा, ऐसा कह रहे हैं। तो बताओ इसको कौन खींच रहा है, फोर्स खींच रहा है, फोर्स जो भी इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो इसको खींच रहा है। तो मैं क्या कह दूंगा इसको, मैं कह दूंगा सर mv²/r बराबर हो गया आपका kq²/, अरे kq² नहीं, हाँ बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, हाँ सही है। तो mv² सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। r बराबर क्या लिखूँगा k, ठीक है, और ये q चार्ज है, ऐसा, ओके ऐसा, अरे राम, ये ऐसा कह दो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज वर्क डन, ऐसा भी तो कर सकते हो ना, ऐसा क्यों करते हो। देखो F सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये हो गया हमारा mv²/r, और इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा k, ओके, q1 q2/r², ये कैंसिल हो गया। अब इसको आधा आधा कर देते हैं, इधर भी आधा और इधर भी आधा, ठीक है। तो यही अपना क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी, ओके, चार्ज एक तो क्या है इलेक्ट्रॉन, सही है इलेक्ट्रॉन, और एक चार्ज अपन को कितना का लैम्डा, तो हम कहेंगे लैम्डा, ठीक है, और वायर का लेंथ ये अपॉन आर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर आ गया। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर आता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आंसर आता है भाई। चल पॉइंट चार्ज ये है, डिस्टेंस ये है, फिगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस कैपिटल आर। अच्छा, एक्सिस का पॉइंट हो गया, अरे यहाँ कहीं ना कहीं बोल रहे हो, तो ये तो एक्सिस का पॉइंट हो गया, एक्सिस के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है r³ ना, तो ऑप्शन सीधा ही आ जाएगा। चल ये हो गया अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब अपना है कैपेसिटर। चलो नेक्स्ट बात अपना आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, उसकी बात करते हैं अपन। तो देखो आपको ये क्या लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, ये डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, ठीक है, d/2 लग रहा है आपको, और इसमें क्या लग रहा है एरिया डिवाइड हो रहा है a/2 ये तो फॉर्मूला सीधा आता ही है आपको। बोलो यहाँ से इक्विवेलेंट कितना आता है C0 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस
K2 और यहाँ से इक्विवेलेंट कितना आता है बोलो C0 K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। तो बस रेशियो ही पूछा है अपन को, ये 1 और ये 2, तो 1/2 का रेशियो पूछा है अपन को। तो बोलो क्या आ जाएगा, इसका अपन इसका कैंसिल आउट होगा, तो ऑप्शन देख लो ऐसे। तो C0 से C0 कैंसिल, और ये मैं पहले लिखूँगा तो क्या लिखूँगा 2 K1 K2 और ये डिवाइड हो जाएगा तो K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आया 2 आया, नीचे क्या है 2 आया, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लो आप। कौन सा ऑप्शन लग रहा है इस, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज इतना है प्लेस्ड ओरिजिन इतना इतना इतना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द P एंड Q। तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहले P निकालो आप, P का कितना डिस्टेंस है 0 0 से √3 पे लेके आए ना अपन, ऐसा ही बोला ना √3। तो देखो KQ/R होता है, तो इनका कोऑर्डिनेट लेंगे अगर अपन R, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ओके बोलो 6 आ गया ना, 3 + 3 6, तो कितना आ गया √6 आया, √6 मीटर। तो ये आ गया अपने पास KQ/√6। फिर Q पे देखो VQ, वो भी होता है KQ/R। यहाँ क्या है, यहाँ तो सीधा ही √6, तो दोनों का वैल्यू क्या आया सेम आया, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे VP माइनस VQ 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है सेम। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट डिस्टेंस कितना आ रहा है सेम आ रहा है। फिर आ जाओ, 2 hollow conducting sphere of radii R1 and R2 have equal charge, the potential would be। तो देखो इक्वल चार्ज V = KQ/R। ठीक है, ये सेम है, ये सेम है, तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब R जिसका ज़्यादा होगा ना V इसका कम होगा, मतलब R जिसका कम होगा ना V इसका ज़्यादा होगा, तो स्मॉलर का ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट 2 चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो रे 2 चार्ज, एक 7 माइक्रोकुलाम है, एक -4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं ओरिजिन से एक ये 7 सेंटीमीटर पर रखा है, ये +7 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और एक -7 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों चार्ज के बीच में 14 सेंटीमीटर। तो एनर्जी निकाल लो, एनर्जी क्या होता है KQ1 Q2/R, 9 × 10⁻⁹, ये हो गया आपके पास 7 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁶। ठीक है, और R कितना बोला 14 × 10⁻²। जो हो रहा है उसको सॉल्व कर दो। 9 3, ये लो -1। ठीक है, ये 2, और ये कितना आया 0.4, सही 0.45 × 4, तो आंसर कितना आया 1.8 जूल, ये आंसर आ जाएगा। -KQ/R होता है ना, मतलब माइनस नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, चार्ज या माइनस था माइनस। ठीक है, तो माइनस चार्ज था तो लिख दिया अपन, आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, माइनस में आंसर। चलो नेक्स्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड चार्ज पोटेंशियल इफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इवन द कैपेसिटर नाउ कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज्ड
identical parallel to combination, the energy stored in the combination is 2. ओके देखो क्या कह रहे हैं, पैरेलल प्लेट 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज इन द पोटेंशियल भी. अब कह रहे हैं द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज E1. ओके ठीक है. द कैपेसिटर नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल. क्या पैरेलल, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इज इट. तो वो V रहेगा. ठीक है, पैरेलल में कहेंगे तो V रहेगा, और ये पैरेलल में अनचार्ज बोलेंगे अपन. तो देखो कॉम्बिनेशन, पहले एनर्जी देख लो. E1 एनर्जी क्या होगा, हाफ CV². फिर E2 हाफ, पैरेलल में जोड़ दिया अपन कैपेसिटर, आइडेंटिकल कैपेसिटर, मतलब 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा 4. और कॉमन पोटेंशियल पैरेलल में जोड़ा है, तो देखो क्या कह रहे, चार्ज तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो मैं ऐसा कह दूँ Q = CV. तो अगर आपने ये वाला वैल्यू बढ़ा दिया, ओके, C का 2C कर दिया, तो इसको V का V/2 करना पड़ेगा. बस समझ में आएगी. तो अपने पास ये कितना था, हाफ, तो ये V² आया, और ये भी आया V², तो कितना आ जाएगा 2V². तो E2/E1 क्या है, 2:1, पहला ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है रोटेट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. बोलो रे, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल का मतलब क्या है, वर्क डन ही पूछे, और वर्क डन क्या होता है, PE 1 - cos θ. ठीक है. डाइपोल मोमेंट दे रखा अपन को 5 × 10⁻⁶, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को दिया है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁵, 1 - cos 60, 20, और ये कैंसिल हो गया, और 1/2. तो आंसर कितना आ गया, 1 जूल आंसर आ गया. A capacitor has the air direct medium two conducting plate, ये इतना 0.6 apart. When a dielectric having area इतना और इतना thickness inserted between the plate, one of the conducting plate has to move by 0.2 centimeter, same as the previous. The electric constant of the कितना, तो बोलो क्या क्या बोला.
हेलो हेलो, अरे तो देखो क्या क्या बोला है अपन को। एक कैपेसिटर है जो एयर डायलेक्ट्रिक मीडियम, ओके, टू कंडक्टिंग प्लेट ऑफ एरिया इतना दे 0.6 अपार्ट व्हेन स्लैब डायलेक्ट्रिक्स कितना आ रहा है, एरिया इतना, ओके, 0.6 सेंटीमीटर थिकनेस इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट मूव। अच्छा शिफ्ट दे रखा है, कितना शिफ्ट हो गया 0.2, तो मैं ऐसा कह दूं, सीधा ऐसा कह दूं, देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। कैसे, देखो ये जो शिफ्ट है इसी को तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये शिफ्ट है जो टोटल डी है, समझ में आएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सुनना मेरी बात, ये मेरा शिफ्ट ही तो है, ये मेरा, रुको वापस देखो, पहले डिस्टेंस कितना, देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब माध्यम रखिए तो क्या फॉर्मूला हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, हो गया। तो ये डी, तो डी का वैल्यू तो क्या है, डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन की। अभी डी माइनस टी तो सीधा ही दिया है इसने 0.2, और डी कितना है, डी देखो डी देखो, डी 0.6 कितना है 0.6, तो ये 0.6 प्लस थिकनेस कितना इंसर्ट किया, 0.6 का इंसर्ट किया, तो के अपने पास आ जाएगा, तो 0.4 आ गया, 0.6 अपॉन के, तो के का वैल्यू कितना आया 6.4, मतलब 3/2, मतलब 1.5, कितना आया 1.5। तो आंसर कौन सा आ जाएगा 1.5, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या किया, पहले कैपेसिटेंस इतना होता है, मीडियम इंसर्ट करने के बाद में इतना हो गया, तो मैं कह दूंगा ये डी तो ये है, समझ में। अब डी माइनस टी का वैल्यू तो सीधा ही मेरे को 0.2 दिया है, देखो बोल रहा है इतना शिफ्ट हो रहा है वो, बस समझ में आएगी, तो मेरे का क्या आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल कैपेसिटेंस, सेम कैपेसिटेंस, वन ऑफ देम चार्ज V and other potential 2V, the negative both are connected together when the potential end are joined to, देखो 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 देखो, पहले वाले टोटल में कहूँगा इनिशियल U1 प्लस U2, तो पहले क्या हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, और दूसरे में हाफ C और 2V स्क्वायर, 2V का स्क्वायर, तो कितना आया हाफ CV स्क्वायर और हाफ C और 4V स्क्वायर, ठीक है। हाफ CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 + 4 मतलब कितना आ गया 5/2 CV स्क्वायर, ठीक है, सही बात है। ये पहला केस। ओके, अब फाइनल देखो क्या कह रहा है, व्हेन द पॉजिटिव एंड आर आल्सो जॉइंट टुगेदर द डिक्रीज इन एनर्जी। देखो देखो, तो अब मैं एनर्जी क्या करूंगा, चार्ज तो क्या रहेगा कांस्टेंट, ओके, एक्सचेंज करने पे भी तो फॉर्मूला आ जाएगा Q²/2C, ओके फाइनल। तो चार्ज कितना आएगा बोलो, देखो इधर निकालते चार्ज कितना आएगा बोलो, अब बोलो चार्ज, टोटल चार्ज पहले कितना था दोनों को, मैं ऐसा कहूँगा Q1 + Q2। पहले चार्ज कितना था, Q1 क्या बोलोगे CV और वो
2 CV। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 3 CV हो गया सर, ये टोटल चार्ज हो गया। अब ऐसा किया है तो दोनों में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, होगा कि नहीं होगा? तो ये तो Q1 प्लस Q2 है, चार्ज कांस्टेंट है, तो 2Q का वैल्यू कितना आया? 3CV। तो Q का वैल्यू कितना आया? 3/2CV। तो ऐसे कितने कैपेसिटर है? 2, तो मैं कहूँगा 2 और 3/2CV का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना है? 9/4CV स्क्वायर, ये आ गया। दोनों में से गैप कर दो, यही तो पूछा है गैप। तो 5/2 में से CV स्क्वायर में से 9/4CV स्क्वायर माइनस करो आप, तो आंसर कितना आ गया? 4 कॉमन ले लिया, 10, तो CV स्क्वायर, तो आंसर क्या आया? CV स्क्वायर बाई 4 आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले इनिशियल एनर्जी निकाली, फाइनल एनर्जी। ओके, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो Q²/2C लगा है। आपने कहा Q1 प्लस Q2 ये वैल्यू है, तो बाद में टोटल चार्ज में ये है 3CV है, तो अपन को बाद में तो दोनों पे चार्ज क्या रह जाएगा? सेम ही हो जाएगा, Q और Q। तो मैंने कह दिया वो बराबर है, तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/2, तो आंसर आ गया CV स्क्वायर बाई 4। A solid conducting sphere having a charge Q and surrounded an uncharged conducting hollow cell, the the surface of solid and that ये ओके। देखो रे क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, आप आउटर सरफेस पे चार्ज बढ़ा रहे हो, आउटर सरफेस पे डिपेंड नहीं करता पोटेंशियल, इनर सरफेस पे कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जितना है उतना ही रहेगा, V है तो V रहेगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द प्लेट ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, ओके देखो सेम क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। हाँ, तो देखो कैपेसिटेंस अपन लिखेंगे, 3 चीज़ें करा रखा है इसने। ε0 A d-t, तो सबका d-t लिखेंगे तो ओवरऑल वैल्यू होके क्या आ जाएगा? हाँ हाँ बराबर बराबर। देखो यहाँ लिखेंगे d-t, ठीक है, फिर उसका d-2 लिखेंगे, तो वो d/8 ये होके, ठीक है, सारा वैल्यू एक दूसरे को क्या कर देगा? तो अपना सीधा ऐसा वैल्यू आ जाएगा क्या? T1/K1 प्लस T2/K2 और प्लस T3/K3, ये आ जाएगा। ओके, तो ε0 A 3D/8K1 प्लस D/2K2 प्लस ये D/8 हो गया, ठीक है। और ये मेटल का कितना होता है? एयर का कितना हो जाएगा? 1। सॉल्व कर दो इसको, तो देखो 2 टाइम्स बोला है, 2 टाइम्स बोला है, मतलब ε0 A/d का 2 टाइम्स ε0 A, और ये अपने पास आ गया 8K1K2, ठीक है, कॉमन ले लिया अपन, क्या ले लिया? 8K1K2 कॉमन ले लिया। तो एक काम करो, K1 K2 क्यों करते हो इसको? वैल्यू पुटी करो ना, K2 का वैल्यू, K1 का वैल्यू 1.25 K2 है, तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? 3D और 8 × 1.5 K2 प्लस D/2 K2 प्लस D/8, ठीक है। तो इसका अपन देखेंगे D कॉमन ले लेंगे,
और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, देखो डी 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 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 2, तो 8/3, तो 2.26 ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ये सेकेंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर, द चार्ज stored in it increase, okay, the energy stored decrease। देखो क्या कह रहे हैं, क्लोज ला रहे हैं अपन, तो देखो अपन जानते E बराबर V/D होते, ठीक है, C = ε0 A/D होते, ये तो ये कम हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज की डिक्रीज, क्लोज ला रहे हैं मतलब ये कम हो गया, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, तो थर्ड ऑप्शन सही है। चार्ज स्टोर इट इंक्रीज, अब देखो Q = क्या होता है CV, अगर आपका ये बढ़ रहा है, वो तो बैटरी कनेक्टेड है ना, ये कांस्टेंट, तो ये भी क्या होगा बढ़ेगा, तो ए ऑप्शन भी सही है। फिर एनर्जी स्टोर्ड इज डिक्रीज, एनर्जी क्या होती है हाफ CV², ये कांस्टेंट, अगर ये बढ़ रहा है तो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज, गलत हो गया। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन द सेम, चार्ज Q/, मतलब C ऐसा बोल रहा है, Q/C मतलब Q/V मतलब C बोल रहा है, रिमेन कांस्टेंट की तरह बढ़ता है, और द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, मतलब क्या कह रहा है Q = CV है ना, वो बढ़ता है भाई, तो ACE ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स और इक्विलेटर 90 डिग्री है, तो आपको समझाया था सीधा ही, divided in 2 points, place 1 centimeter distance, so is between them is maximum charge of the, तो अपन जानते हैं फोर्स क्या होता है K/Q1 Q2/R², तो अपन को फोर्स को मैं ऐसा कर दूं, किसके रेस्पेक्ट में, चार्ज के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, एक चार्ज की जगह मैं क्या लिखूंगा Q, और दूसरे चार्ज की जगह क्या लिखूंगा Q - स्मॉल q, ठीक है भाई, ये तो आर वार का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा Q² - यस, अब इसका डिफरेंस, ये फोर्स हो गया अपना, ऐसा फोर्स लिख सकते हैं अपन। अब इसको dq के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर दो, तो dF/dq, तो क्या हो जाएगा 2, अच्छा एक Q आएगा स्मॉल q, ओके, दो चार्ज में कन्वर्ट करें, तो क्या आ जाएगा 2Q - Q इज इक्वल टू 0, तो Q इज इक्वल टू 2Q, तो Q इज इक्वल टू Q/2, तो आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5-5, ठीक है, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। A plate capital 1 microCapacity, one of the two plate is the इतना charge, इतना charge, the potential difference developed across the, okay, a plate इतना micro, if two plate is इतना another is इतना सा, the potential difference, तो क्या दिक्कत है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV होता है ना, हाँ, तो चार्ज बोल रहा है अपन को इतना और इतना, हाँ, और ये बोल रहा है, तो बोलो कितना आ जाएगा, देखो रे, चार्ज वही बात कह रहे हैं हम, Q + Q का वैल्यू कितना है, बोलो, ये 2 है और ये अपोजिट चार्ज है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज है तो दोनों पे चार्ज ही आएगा 2, दोनों अपोजिट चार्ज है, अदर प्लेट एक पे प्लस आएगा एक पे माइनस आएगा, तो 2Q हो गया, ओके,
तो Q बराबर 1 माइक्रोकुलम हो गया। तो बस ये भी 1 वह भी 1, तो V भी क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। तो ऑप्शन हो गई 3 लॉन्ग वायर। ये अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डी बाई डी एक्स आई केप प्लस डी बाई डी वाई जे के प्लस डी बाई डी जेड के केप। तो सभी पे डिपेंड करता ही। तो आपको क्या बोल रहा है, इक्वी पोटेंशियल कब बनेगा, ऐसा बोला है। इक्वी पोटेंशियल मतलब ये dv है ना, वो v कब बनेगा। तो इस पे जब ये सारे के सारे कांस्टेंट हो जाए तो dv ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा v बन जाएगा ना। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट हो जाए, मतलब फोर्थ ऑप्शन। चलो खत्म हो गया।